कहां तक हुआ था? कोयला और पेट्रोलियम। दहन। दहन ना। जो पदार्थ वायु में जलते हैं क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो जलेगा वो दाह्य, जो नहीं जलेगा अदाह्य। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बिना ऑक्सीजन के जलेगा? नहीं जलेगा। कल बताए थे हम आपको दहन प्रक्रम में ऊष्मा। देखो एक क्वेश्चन आता है आपका। हेलो। हेलो। कि दहन प्रक्रम में क्या निकलता है? ऊष्मा की, ऊष्मा और प्रकाश दोनों। आग जब लगता है ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बल्ब में, किसमें? बल्ब में, किसमें? बल्ब में जब करंट देते हैं, क्या देते हैं? करंट देते हैं, इससे ऊष्मा भी निकलता है और क्या निकलता है? प्रकाश। तो हम ये कह सकते हैं कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, कि खाली ऊष्मा ऊर्जा में? लेकिन अगर एक ही ऑप्शन रहे कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो मारेंगे बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहता, दोनों में कहता है ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है। कल ये तो क्वेश्चन था, कल रात वाला टेस्ट में था क्वेश्चन। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई चीज जलने लगता है उसे कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। अब बताइए, जैसे एलपीजी सीएनजी का ज्वलन ताप कम की ज्यादा? वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। एलपीजी सीएनजी तो कम में ताप पर न जलने लगेगा। इसका उसका ज्वलन ताप कम की ज्यादा? कम। लकड़ी ले लो तुम, प्लास्टिक, लकड़ी, इसका ज्वलन ताप अधिक। वो ज्यादा ताप पर उसमें आग पकड़ेगा। बोलो। कल था ही क्वेश्चन रात में। वो ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, जलने वाला पदार्थ। एक क्वेश्चन आता है उष्मीय मान, नाम सुने हो? जो जनरल कंपटीशन की दुनिया में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है, कहते हैं ऊष्मीय मान। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? हेडिंग दीजिएगा, ऊष्मीय मान। इसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। लिखे? क्या है? 1 ग्राम ईंधन को, पहले समझ लो, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे, उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। से उस ईंधन का क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। ध्यान से देखना। सबसे अधिक, रुक जा, सबसे अधिक ऊष्मीय मान सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन गैस का होता है। 150,
किलो जूल पर ग्राम। सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का। कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे उस ईंधन का उष्मीयमान कहते हैं। सबसे ज्यादा ऊष्मा इसका मतलब कौन जलने से देगा? हाइड्रोजन गैस। इसका पहले समझ लो। आजकल क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ा दिया है चला कि थोड़ा हवे नहीं लगेगा, टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन बदल जाता है। आपको कह देगा लकड़ी, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस, किसका उस ऑर्डर में सजाइए। आपको दे देगा ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। ऊष्मीय मान को ऑर्डर में सजाना है। किसको ऑर्डर में सजाना है? ऊष्मीय मान को। क्या बताओ कैसे सजाइएगा? एलपीजी, उससे कम डीजल, और उससे कम लकड़ी। ध्यान से देखो, जेकरा में सबसे कम आग पकड़ेगा उसका उष्मीयमान सबसे कम। कहने का अर्थ एकमात्र ये है कि जो ज्यादा जलेगा, जल्दी जलेगा, ज्यादा उष्मा देगा, उसका उष्मीयमान ज्यादा की कम? ज्यादा। और जो कम उष्मा देगा उसका उष्मीयमान कम। तो लिख लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? सबसे अधिक उष्मीयमान किसका? पढ़े ना? सबसे अधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन का। कभी कभी कहा जाता है कैलोरीफिक मान जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी भी कह सकते हैं। देखो, इसको अगर हम दोस्त मेरे लिखेंगे तो किलो के बदले 1000 लिख देंगे, आ केजी को ग्राम में इसको ग्राम को केजी में बदलेंगे तो जूल पर केजी हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा कि ग्राम को केजी में बदलेंगे तो जूल पर केजी नहीं हो जाएगा। इसका यूनिट जूल पर केजी भी होता है। किलो जूल पर ग्राम तो ये है, लेकिन किलो के बदले 1000 दे देंगे, जूल आके ग्राम के बदले केजी दे देंगे। ग्राम के बदले क्या दे देंगे? केजी। प्रिंस, तो प्रिंस है बाहर में। आगे बढ़े। अब देखो, कहते हैं ज्वलन ताप वह ताप है जिस निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट में यहां वेरीफाई कर दो। अब देखो, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जैसे हम बोले एलपीजी है, तो कम ताप पर आग लग जाएगा कि ज्यादा ताप पर? कम ताप पर। ज्वलनशील पदार्थ, लड़का पूछता है ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप। जैसे एलपीजी और लकड़ी में बात करें तो एलपीजी का कम कि ज्यादा? कम। और लकड़ी का ज्यादा? एलपीजी का कम, लकड़ी का ज्यादा। तो कहते हैं ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। अब आ जाओ, आग उत्पन्न करने वाले आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे बताओ, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार कि आग लगने के लिए जरूरी क्या क्या है? एक ईंधन, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। तीनों को जरूरी है। किसी एक को भी आप हटा दीजिएगा, आग बंद हो जाएगा। बोलो न रे। अब आग 4 प्रकार का होता है। आग कितने प्रकार का? एक होता है श्रेणी एक आग, श्रेणी बी का आग, श्रेणी सी का आग, श्रेणी डी का आग। कौन कौन आग होता है दोस्त मेरे? ए,
बी सी डी। ध्यान से देखना, श्रेणी ए की आग की अगर हम बात करें, श्रेणी ए की आग में कौन होता है? लकड़ी। श्रेणी ए की आग में कौन होता है दोस्त मेरे? लकड़ी, कागज, कपड़ा। ये कौन श्रेणी का आग है? ए। श्रेणी बी की आग में जाओगे तो एक एग्जांपल बताओ। ठोस एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। इस कौन श्रेणी का आग है? केरोसिन। इस श्रेणी सी का आग है। सी का, सी का आग का एग्जांपल लोगे तो एलपीजी, सीएनजी। इसमें लोगे इसका एग्जांपल बिजली से लगी आग। अब ध्यान से देखना, अगर श्रेणी ए की आग की हम बात करें तो लकड़ी, कागज और कपड़ा, लकड़ी, कागज और कपड़ा, लकड़ी, कागज और कपड़ा। तो श्रेणी ए की आग। श्रेणी बी की आग में कौन है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। श्रेणी सी की आग एलपीजी, सीएनजी। श्रेणी डी की आग बिजली से लगी आग। बोलो, अब बताओ, लकड़ी सब में इसको आग, ये आग बुझाने के लिए हम लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्या इसकी आग, श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करेंगे? डीजल से लगी आग है, पानी दोगे डीजल ऊपर आ जाएगा और आग भभक जाएगा। एलपीजी, सीएनजी से लगी आग, पानी का उपयोग करेंगे? बिजली से लगी आग में पानी का उपयोग करेंगे? बिजली से लगी आग में पानी का उपयोग करिएगा। लिख लो। लिख लिए? हो गया? श्रेणी ए बी सी। अब देखो, याद नहीं रखना इसको। ठोस, द्रव, गैस। ए बी सी। और डी की आग में कौन आग है? बिजली से लगी आग। बताओ, इसमें अगर तुमको पूछेगा कि पानी से बुझा सकते कि नहीं बुझा सकते? पानी से बुझाते हैं। इसमें अगर आपको पूछेगा पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसमें पानी नहीं डालते। इसमें भी पूछेगा तो पानी डालते कि नहीं डालते? पानी नहीं डालते। इसमें भी पूछेगा तो पानी डालते कि नहीं डालते? यही क्वेश्चन पूछता है, पानी नहीं, जनरल कंपटीशन में पानी नहीं डालते। एक और जो आग बुझाता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां देखो रखा हुआ है, वो जो सिलेंडर है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर वो क्या करता है? वातावरण के ऑक्सीजन से आग के संपर्क को तोड़ देता है, जिसके कारण आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। अब इसके लिए हम लोग CO2 गैस का उपयोग करते हैं। CO2 आग बुझाता है। CO2 क्या करता है? आग बुझाता है। CO2 को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। हो गया? अरे लिखे, कौन सी आग जो है पानी से बुझा जाएगा? श्रेणी ए की आग पानी से क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है? बोले मैं नहीं करेगा। किसी एक को हटा दीजिए या दो को हटा, एक को हटाइए, दो को हटाइए, तीनों को हटा दीजिए और बढ़िया है। क्या लिखा है देखो, लैंग्वेज क्या लिखा है? एक या अधिक को हटाकर। एनसीईआरटी में लिखता है चला तो हर लाइन जो है वो है जो जज भी नहीं तोड़ सकता। मतलब यहां जो लाइन लिखता है इसको जज साहब भी नहीं तोड़ सकते हैं। साक्षात जज जो एकदम जो कह देता है वही हो जाता है, वो भी नहीं तोड़ सकते हैं इसके लाइन।
ये लाइन अगर जज साहब के सामने प्रस्तुत हो जाए तो वो इस लाइन को काट, कितनों बड़का एक्सपर्ट लाएंगे तो काट नहीं पाएंगे, और काट देंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है गड़बड़ा जाएगा। इसको तुम देखो, यही अगर नॉर्मल आदमी, हम जैसा आदमी, तुच्चा आदमी अगर बोलेगा तो कहेंगे कोई एक चीज हटा दो आग बुझ जाएगा। ये लाइन सही है, हम तुच्चा आदमी है, तुच्चा वाला बात करेंगे कि एक चीज हटाओ आग बुझ जाएगा। लेकिन जब एनसीईआरटी का लैंग्वेज आता है तो वो क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक, आग उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए, उष्मा चाहिए। क्या लिखे हैं, किसी एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर। कहता आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, सामान्यतः। देखो शब्द क्या लगाया गया है, क्या लगाया गया है, सामान्यतः। क्योंकि 90% जो आग लगता है वो तो इसी में लगता है। बोलो। अच्छा, आग जब भी आप देखे होंगे, लकड़ी में आग लग गया, घर में आग लग गया, बहुत कम ऐसा सीन में आप देखे होंगे डीजल पेट्रोल में आग लग गया। गाड़ी में आग लगता है, एलपीजी सीएनजी में भी बहुत कम लगता है। ज्यादा कहाँ लगता है, लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, इन सब चीजों में ज्यादा आग लगता था। सामान्यतः ये नहीं लिखा है कि आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, लाइन लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह पर जल का प्रयोग नहीं करते। कहता है आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जल का प्रयोग यहाँ पर विद्युत उपकरण में अगर आग लगेगा, इसको बुझाना है, इसको बुझाना है, तो इसके लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बताओ, दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कल बताए थे ना आपको, कितने प्रकार का, तीव्र दहन, स्वतः दहन। अब विस्फोट कहिए, एक और दहन अगर ले लेते हैं तो इसको आप विस्फोट नहीं कह के, दहन को जो कैटेगरी दिया गया है वो 3 दिया गया है, यहाँ तो विस्फोट भी दे दिया गया है, लेकिन यहाँ तीव्र दहन, स्वतः दहन और कौन दिया है, विस्फोट। जबकि अक्सर आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो तीव्र दहन, स्वतः दहन और मंद दहन मिलेगा। बोल रहे, अब क्यों मिलता है, क्योंकि श्वसन एक मंद दहन है। अब सबका अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे एलपीजी सीएनजी तीव्र दहन है, बोल रहे। स्वतः दहन में आ गया सोडियम, फास्फोरस। विस्फोट में तो बारूद आ गया, जितना आरडीएक्स वगैरह है सब क्या है, विस्फोट है। इक्के को मंद दहन है, कौन है, श्वसन। श्वसन क्या है, मंद दहन। श्वसन क्या है, तीव्र दहन में कौन आएगा, एलपीजी, सीएनजी। या स्वतः दहन में कौन आएगा, फास्फोरस, और कौन, सोडियम। अब विस्फोट में कौन आएगा, आरडीएक्स, डायनामाइट। ये सब क्या है, विस्फोट है। क्या है दोस्त मेरे, अब स्वतः दहन, मंद दहन में कौन आएगा, मंद दहन की अगर हम बात करें तो मंद दहन में कौन आएगा, अरे बोलो ना, श्वसन। श्वसन कैसा दहन है, मंद दहन। और जितना दहन है सब उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है, सब उष्मा छेपी है। जितना दहन है सब क्या है, उष्मा छेपी है। एएलपी में हो गया, बहुत बहुत बधाई, हो गया। दहन क्या है, उष्मा छेपी। हो गया। अगला बताओ, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। बोलो, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। देखो, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, ये हो गया तुम्हारा ज्योतिहीन क्षेत्र, इसमें कोई रोशनी नहीं होता, ये वाला में। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र।
उसके बाद अदीप्त क्षेत्र, एक होता है दीप्त क्षेत्र। जो सबसे बाहर वाला होगा वो दीप्त क्षेत्र होगा, उसके बाद अदीप्त होगा, और उसके बाद जो सबसे अंदर वाला होगा वो क्या होगा, ज्योतिहीन। कहते हैं आदर्श ईंधन सस्ता, आसान से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला, आसानी से वहन योग्य, इसका ऊष्मीय मान क्या, उच्च, यह ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता हो जो पर्यावरण को क्या करता हो, प्रदूषित। मतलब आदर्श ईंधन वो ईंधन है जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, जो कम प्रदूषण फैलाए, जो कम पैसे में मिले, जो अधिक ऊष्मीय मान दे, इस सब गुण जकरा में होगा वो कौन ईंधन होगा, आदर्श ईंधन। लेकिन क्या आदर्श ईंधन संभव है, कोई भी चीज आदर्श संभव नहीं है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भैया तुम बताओ, कोयला यूज करके खाना बनाओगे ओकर अलग मूल्य है, एलपीजी यूज करके खाना बनाओगे ओकर अलग मूल्य है कि सेम मूल्य है। कहते हैं ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित, अभी तुरंत बताए थे ईंधन की दक्षता को किसे, वहां भी आए पूछता है, ईंधन की दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक अभी देखो बताए थे हम, किलो जूल प्रति किलो ग्राम। याद करो तो 150 किलो जूल पर ग्राम था। बताओ तो इसको यूनिट में अगर हम कहें तो किलो जूल आप प्रति केजी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या इसी को बताओ तो जूल पर केजी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो भैया ऊष्मीय मान का मात्रक इस सब है, लिख लो ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू। हो गया, अरे हुआ। अब बताओ वायु में बिना जले, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। यहां झोल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। किसी भी चीज का जलन दो प्रकार का होता है, दहन दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण दहन और दूसरा अपूर्ण दहन। कौन कौन दहन होता है दोस्त मेरे, दहन कितने प्रकार का होता है, दहन कितने प्रकार का, कौन कौन, पूर्ण दहन और क्या, अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन मतलब जे पूरा पूरा जले कि ना जले। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त होगा कि अपर्याप्त होगा, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त होगा, इसमें निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। रुक जाओ, अब क्वेश्चन क्या पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है दहन, पूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा ऑक्सीजन पर्याप्त रहने पर कोई चीज का दहन होगा, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन अगर अपूर्ण होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन अपर्याप्त होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बताओ, धुआं अगर रहता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है, लकड़ी में आग लगाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे होंकते हैं कि नहीं होंकते हैं, नहीं होंकते हैं। तो होंकते हैं मतलब धुआं, जब होंकते हैं तब फिर धुआं निकलता है, आग पकड़ लेता है बढ़िया से, धुआं निकलता है। क्यों, क्योंकि जब वो नहीं उसको ऑक्सीजन मिल पाता है पर्याप्त, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जहरीला धुआं देता है। अभी तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, अरे तुम छोड़ रहे हो भाई, तुम छोड़ रहे हो ना कार्बन डाइऑक्साइड, ले रहे हो और फिर छोड़ रहे हो, 0.04% ले रहे हो, 5% छोड़ रहे हो। अरे बोल रहे हो तो छोड़ रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन तुमको काला काला धुआं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वैसे ही आग जब लगाते हैं तो वहां क्या होता है, जब हम आग लगाते हैं धुआं धुआं दिखता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जब पूरा आग बमक जाता है तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात सोच के देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोंटू गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, दम घोंटू गैस। अगर आग लगने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाए तो घर में एलपीजी जलाते हैं हम लोग, तब तो दम घोंटू गैस हो जाएगा, मरिए जाएगा आदमी। नहीं, वहां जब पूर्ण दहन, वहीं अगर धुआं निकलने लगता है बहुत ज्यादा, हम लोग कहते हैं हाँ, हटो हटो, बाप रे बाप, कहते हैं कि नहीं, काहे काहे कि क्या निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अनस्टेबल है, अस्थाई गैस है, अस्थाई गैस है, ये रक्त में तेजी से घुल जाता है, तेजी से घुल के तेजी से चल जाता है, तो आपके तंत्रिका तंत्र को भी बाधित कर देता है, दम घोटू गैस है, मार भी देगा।
मर भी जाएगा आदमी। अभी तुम सुना होगा कुछ दिन पहले एसी के फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। जब एसी फटा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। इसलिए हमारे घर में एलपीजी जलता है, एलपीजी पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है तो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता। लिख लो। हो गया? अरे हुआ। चला कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन वाले हम जो कर रहे हैं उस कहते हैं वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। बिना जले कार्बन कण देख लो, ये वाला खतरनाक प्रदूषक है, ये नहीं है। क्या लिखा है देखो, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, वायु में बिना जले कार्बन कण, ये बिना जले मतलब पूर्ण दहन क्या अपूर्ण दहन, जैसे जले बिना जले मतलब थोड़ा बहुत जले। और इसी को कौन गैस कहते हैं, दम घोंटू गैस। कौन गैस कहते हैं, तुम खाली दोस्त मेरे कुछ मत करो, हीटर जला के सूझ जाओ, दम घोटा जाएगा। हीटर आता है ना, रूम हीटर, उसको जला के कभी भी बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती। लेकिन बिना जले कि जले, जले नहीं करेगा, क्योंकि जले क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.04% ले रहे हैं और छोड़ कितना रहे हैं, 4 से 5% हम लोग छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं दोस्त मेरे, आ जाओ इधर, कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कैसे विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, जो अस्थाई है कि अस्थाई, अस्थाई है। जो क्या है दोस्त मेरे, अस्थाई गैस है। वायु में आहा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व, देखो ये बड़ा बढ़िया मामला है, ध्यान से समझना। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, देखो ये सूर्य की उष्मा है, ये दोस्त मेरे क्या है, ये ओजोन परत। कौन परत है, आई कौन मंडल में है। अच्छा हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है दोस्त मेरे कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है अवरक्त किरण के माध्यम से। कौन किरण, अवरक्त किरण के माध्यम से। और अवरक्त किरण सबसे गर्म किरण है। अभी जो आपको गर्मी लग रही है कौन किरण, अवरक्त किरण। अच्छा एक बात बताइए, अभी इतना आदमी है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको ठंडा लगता है कि गर्म लगता है, लगता है ना। मामला क्या है देखो, अभी जो गर्मी आ रही है अवरक्त किरण या कोई भी किरण के माध्यम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है हम आने तो देंगे, जाने नहीं देंगे। इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। बाहर से जो गर्मी आ रही है वो आ रही है लेकिन जाएगी नहीं। तो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड कहता है आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। तब इसी से क्या हो रहा है, रूम गर्म हो रहा है, गर्मी आ रहा है। और आके अगर यही ऑक्सीजन रहता, कौन रहता दोस्त मेरे, ये अवरक्त किरण है। कौन किरण है, अगर ऑक्सीजन रहता तो ये चला जाता, ऑक्सीजन रहता तो ये चला जाता लौट जाता। ऑक्सीजन आने भी देता है और जाने भी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है आने तो देंगे, जाने नहीं देंगे। अभी तुम लोग क्या किया, आने से पहले इसमें ऑक्सीजन भी था 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड था 0.04%। तुम लोग दोस्त मेरे आया और सब ऑक्सीजन खींच लिया, यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, छोड़ दिया। अभी रूम धीरे धीरे क्या होने लगा, गर्म, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहता है आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, और इसी से पृथ्वी गर्म हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, पेड़ लगे हुए थे, पेड़ जब लगे हुए थे दोस्त मेरे, तो पेड़ क्या करता था, पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता था और ऑक्सीजन छोड़ता था। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब इसकी संख्या बढ़ गई, पेड़ों की संख्या तरह पूरे इर्द गिर्द में कहीं पेड़ न जो सूरज नहीं देख पा रहा है। अब दोस्त मेरे हो क्या रहा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, तो इसकी संख्या बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ी ना, बोले मैं नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ गई तो अगर हम पेड़ भी लगाते तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन छोड़ता, तब भैया जो आता वो चला जाता। हम इसको काट दिए, इसकी संख्या हम दो हमारे गिन लो, हम लोग 10 एक एक के 5-6 हो गए, 5-6 हो गए भैया, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है हम आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, तो इससे पृथ्वी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ग्लोब गर्म हो रहा है, पृथ्वी बोले तो ग्लोब, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, अब इससे बचने के लिए कि पृथ्वी अगर गर्म हो रहा है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं। अब ये जो लगा रहे हैं ये तो हमारे टेम्परेचर को तो कम कर देता है, लेकिन इससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर जो अभी हम लगाए हुए हैं इससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत का नाश कर देगा। जब ओजोन परत का नाश कर देगा तो एक किरण यहां से आती है, पराबैंगनी किरण। कौन किरण, पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, ओजोन परत। कौन रोकता है, पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, ये जो पराबैंगनी किरण आ रही है इसको कौन रोकता है, ओजोन परत। कौन रोकता है, ओजोन परत इसको रोक देता है, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक देता है। तो जो आने तो देता आ जो रहा है, अब पराबैंगनी किरणें से ये ओजोन परत बन भी रहा है, ये जो पराबैंगनी किरण आ रहा है इससे ओजोन परत बन भी रहा है, बोलन। अगर ये नहीं रोकेगा तो ये किरण, पराबैंगनी किरण नीचे आएगा, सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा। ये ओजोन, ये रोक कौन रहा है, ओजोन परत। आई ओजोन परत का क्षय कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आने वाले समय में जब आप एसी रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा लगा लीजिएगा, इससे सीएफसी ज्यादा छूटेगा, ज्यादा छूटेगा तो इसका क्षय ज्यादा होगा, और इसका क्षय जब हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण नीचे आएगा, और जब पराबैंगनी किरण नीचे आएगा तो त्वचा का क्या कर देगा, कैंसर कर देगा। इसीलिए आपको ये कम लगाना है, इसीलिए सरकार ने फ्री परियोजना निकाला हुआ है कि आप पेड़ लगाइए, लगाने के बाद जो खर्च आएगा वो हम देंगे, पेड़ भी हम देंगे, गहराई का काम भी हम करवाएंगे, खाद का पैसा भी हम आपको देंगे। लेकिन हम लोगों को मिल रहा है, जाओगे ब्लॉक तो हमको लगता है जब तक तुम गाछी खोज के लाओगे तब तक वहीं बड़ा हो जाएगा। हम अब कहते हैं तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, है देश के युवाओं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो। कम करो मतलब पैदावार कम करो और पेड़ लगाओ, एसी लगाने की कोशिश ना करो। तो दोस्त मेरे, हमको अगर कहेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन जिम्मेवार, इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, पेड़ लगाना होगा। ओजोन परत का नाश किसके द्वारा होता है, सीएफसी, और ये कहां से निकलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर। ओजोन परत किसको रोकता है, पराबैंगनी किरण को। पराबैंगनी किरणों द्वारा ही ओजोन परत का क्या होता है, निर्माण। क्या होता है, निर्माण। अब रक्त किरण के द्वारा सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो क्या करेगी, रोक देंगे। क्लियर है, तो ये अब यही बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी क्या कहता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को गिर पतर का, हाँ मैंने पढ़ा रहे, साफे दूसरे तरफ कंसंट्रेट, विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। विश्व उष्णन, विश्व मतलब ग्लोब और उष्णन मतलब गर्म, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है। सही है। अब देखो, कहता कोयला, कोयला जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। याद रखना, कोयला जब जलाओगे ना तो CO2 एंड SO2 निकलता है और इसी से अम्लीय वर्षा होता है। CO2 या NO2 और कह दीजिए CO2
SO2 और NO2 निकलता है और इसी से अम्लीय वर्षा निकलता है, अम्लीय वर्षा होता है। हो गया। कहता है कोयला, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न, हाँ देखो कितना बढ़िया बात लिख दिया, हम तो लिखिए दिए थे ऊपर में। कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से देखो तो क्या मिला, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला। बोलन चला, मिला कि नहीं मिला। कहते हैं कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या है, हानिकारक। और सबसे ज्यादा जो भवन इससे नुकसान में आया है वो है ताजमहल, जो किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसकी याद में, मुमताज की याद में। कहता है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, पौधे एवं जंतुओं का क्या संरक्षण। वन्य प्राणी अभयारण्य नाम सुने हो, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों के संचरण एवं संरक्षण एवं परीक्षण हेतु बने हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं परीक्षण हेतु बने हैं। संरक्षण के लिए भी और परीक्षण के लिए भी। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ है। जैविक उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि हैं। कहता है जैव विविधता, बताओ हमारे यहाँ जैव विविधता है कि नहीं है। जैव विविधता का अर्थ ये 100 बार का जनरल कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों का विभिन्न किस्म। जैसे एक बात बताओ, हम लोग जहां यहां रह लेते हैं, क्या हम लोग माइनस टेम्परेचर पे रह पाएंगे, रहने में दिक्कत होगा। आज जो माइनस टेम्परेचर पे रह रहा है, क्या वो हमारे टेम्परेचर पे आके रह पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगहों पर जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग तरीके से रह रहे हैं और वहां के लिए अनुकूलित हैं। बोलन रे, क्वेश्चन पूछता है जैव विविधता का, जैव विविधता का अर्थ क्या है ये पूछता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको आप कहते हैं का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्म। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी से जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वनस्पति, अलग अलग जंतु पाए जाते हैं। बताओ हमारे यहाँ सेब होगा, होगा क्या हमारे यहाँ भालू रह सकता है, अभी नहीं रह सकता, लेकिन अलग जगहों पर वो रह सकता है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, जैसे हम लोग कश्मीर में भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ जो भालू रहता है ठंडे प्रदेश में वो यहाँ नहीं रह सकता है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। इसके बाद यहां से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इसको लिख लेगा, हाय रे बा मेरे भाई, जैसे नहीं पढ़ेगा तो यहां से जा करेगा कि क्या करेगा, क्या करे, खाना बनाएगा। अच्छा डिस्कशन है 9:45 वाला। कितना तुम लोग ईमानदार कब से हो गया रे, हाय रे बा। ऑनलाइन वालों आज की कार्रवाई यहीं तक है।